हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका DSE का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपके लिए हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 भारत में नवपाषाण संस्कृति के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए करेंगे। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इंसान शिकार और भोजन इकट्ठा करने वाले जीवन से निकलकर पहली बार खेती और पशुपालन की दुनिया में कदम रखता है। तो यही था हमारा नवपाषाण काल, वह दौर जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे नवपाषाण काल मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव का युग था। समय लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। तो नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज भी हम जिसे कहते हैं, तो ये लगभग हमारा 7000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का एक ऐसा समय था जिसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले। तो चलिए उन प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। तो अब हम नवपाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषता देखेंगे। तो इस समय में मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया था। तो इंसान ने खेती शुरू करी हुई, पशुपालन को अपनाया, साथ ही स्थायी बस्तियों की स्थापना भी होने लगी। जो स्थायी बस्तियां थी वे भी बसने लगी थी नवपाषाण काल में। चमकाए हुए पत्थर के औजार बनने लगे, यानी कि चिकने किए गए पत्थर के जो औजार थे वे बनने लगे और साथ ही मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा और जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको भी पॉलिश कर दिया गया था। तो इसे ही हम मानव सभ्यता की नींव मानते हैं। यानी कि यह काल जो था ये वास्तव में मानव सभ्यता का एक टर्निंग पॉइंट था, यानी कि एक नींव माना जाता है इसको मानव सभ्यता का। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उपकरण और प्रौद्योगिकी। अब हम बात कर लेते हैं उपकरण और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इस समय इंसान के कुछ औजार तो थे, तो जो इंसान के औजार थे वे सिर्फ तोड़े गए नहीं, पत्थर नहीं रह गए, बल्कि उनको एक अलग ही रूप दे दिया। तो इस समय के जो मुख्य औजार है उसमें कुल्हाड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से कुछ बनाया गया है ये कुल्हाड़ी टाइप में। दूसरा अद्दज, थर्ड हंसिया, फोर्थ चाकू खुरपी ये इस टाइप के थे। तो ये कुछ ऐसे मुख्य औजार थे नवपाषाण युग के जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद आता है तकनीकी प्रगति। इसमें औजारों को पीसकर और चमकाकर धारदार बनाना। तो जो औजार होते थे उनको घिसा जाता था और घिसकर और चमकाकर उन्हें मजबूत और धारदार बनाया जाता था। इसके बाद मिट्टी के बर्तनों पर सजावट भी की गई यहाँ पर। तो जो मिट्टी के बर्तन थे वे बनने लगे, तो उन पर एक सुंदर सजावट भी होने लगी थी। और झोपड़ी नुमा घर और अनाज भंडारण। तो अब जो घर थे वे झोपड़ी जैसे बनते थे और अनाज भंडारण की शुरुआत भी इस टाइम पे हमें देखने को मिली। यानी कि जो तकनीक थी वो अब जीवन को स्थायी और व्यवस्थित भी बना रही थी। तो ये थे हमारे उपकरण और प्रौद्योगिकी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तरी समूह, कश्मीर नवपाषाण काल। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी समूह के बारे में, यानी कि हमारे कश्मीर एरिया के बारे में। तो कश्मीर का जो नवपाषाण है वो हमें सबसे अनोखा देखने को मिलता है। इसके जो कश्मीर के नवपाषाण के जो स्थल है उसमें आते हैं बुर्ज होम, गुफ कराल, ये सभी हमारे कश्मीर के नवपाषाण स्थल में आते हैं। विशेषता क्या थी यहाँ की? यहाँ की विशेषता थी गड्ढा आवास।
यानी कि यहाँ जो लोग रहते थे वे गड्ढा आवास में रहते थे, यानी कि जमीन में एक गड्ढा खोद कर वे घर बना लेते थे। तो इसी टाइप से आप देख सकते हैं जमीन है, जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा गया है और वहां पर ही इन्होंने अपने रहने का जुगाड़ किया हुआ है, घर बनाया हुआ है, उसको ही हम गड्ढा आवास कहते हैं। तो ये उस समय की एक प्रमुख विशेषता थी कश्मीर नवपाषाण काल की। सेकंड, हड्डी और पत्थर के औजार यहाँ पर इस्तेमाल होने लगे। साथ ही कुत्तों के साथ दफनाने की प्रथा भी जो थी वो भी शुरू होने लगी। यानी कि जो पशुपालन और खेती है, इन दोनों के परिणाम तो हमें देखने को मिलते ही है। साथ ही यहाँ पर जो दफनाने की प्रथा थी उसमें जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर गेहूं, जौ की खेती और भेड़ बकरी का पालन भी शुरू हुआ। तो स्टूडेंट सोचिए, ठंडी कश्मीर घाटी में लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे ताकि वे ठंड से बच सके। कितना अद्भुत तरीका था ये। तो यही था हमारा उत्तरी समूह कश्मीर नवपाषाण काल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है मध्य भारत समूह, या फिर इसे हम विद्या और गंगा नवपाषाण काल भी कहते हैं। तो इस जो ये क्षेत्र था इसमें हमारे प्रमुख स्थल आते हैं चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, मैगढ़ जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्षेत्र में मैदा उत्तर प्रदेश और कोलीदिवा जैसे प्रसिद्ध स्थल हमें देखने को मिलते हैं। इस समय की विशेषता क्या थी? तो इस समय में धान, गेहूं और जौ की खेती, मछली पकड़ना और पशुपालन, मिट्टी के लाल और काले बर्तन, मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया। तो इस समय में धान की जो शुरुआती खेती है उसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं इन स्थलों पर। और जो लोग थे वे झोपड़ियों में रहते थे और अनाज भंडारण वे करते थे। साथ ही पशुपालन करते थे, मछली पकड़ते थे और जीवन का एक हिस्सा भी ये दोनों चीजों को उन्होंने बना लिया था। यानी कि जो गंगा की उपजाऊ मिट्टी है या गंगा की जो उपजाऊ घाटी है उसमें इंसान ने पहली बार खेती की एक नई दिशा खोजी थी। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो खेती हुई वो कहाँ पर हुई, तो उसमें आप यही कह सकते हैं कि जो सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिलते हैं वे हमें गंगा घाटी सभ्यता में ही मिलते हैं। तो ये था हमारा विंध्य और गंगा घाटी समूह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा था पूर्व और उत्तर पूर्व समूह। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्व और उत्तर पूर्व के समूह के बारे में, जिसमें उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के नवपाषाण स्थल भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके स्थल है मुख्य प्रमुख स्थल मेघालय, सारूकांडू, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, ये सभी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ की विशेषताएं क्या थी? यहाँ की विशेषताएं में हमें झूम खेती देखने को मिल जाती है, चावल की खेती का विकास हुआ, मेगालिथिक बड़े पत्थरों से स्मारक बनाना, शिकार और मछली पकड़ने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें धान की खेती का विकास दिखाई दिया, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनसे स्मारक बनाए गए और लोग अब भी जो थे वे शिकार और मछली पकड़ने का काम इस समय भी करते थे। तो यहाँ हमें एक विभिन्न मिश्रित जीवन शैली देखने को मिलती है, आधा कृषि और आधा शिकार। तो यही था हमारा पूर्वी और उत्तर पूर्व समूह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा दक्षिणी समूह आता है। तो दक्षिणी समूह में हम देख लेते हैं। तो दक्षिणी समूह के जो स्थल है उसमें पेमपल्ली, हल्लूर, बरमगिरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थल है उनमें सबसे प्रसिद्ध है पेमपल्ली, हल्लूर और बरमगिरी। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो विशेषता थी चावल और बाजरे की खेती, पशुपालन, चमकाए हुए कलाड़ियों और औजार, मिट्टी के बर्तन लाल भूरे रंग के। तो यहाँ जो लोग थे, यहाँ के लोग बाजरा और धान की खेती करते थे, साथ ही वे गायें, भेड़, बकरी, सुअर ये सभी पालतू जानवर पालते थे। और चमकाई हुई कुल्हाड़ी और औजार हमें इस समय में देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही मिट्टी के बर्तन जो होते थे वे लाल भूरे रंग के होने लगे थे। यानी कि दक्षिण भारत के जो गांव थे ये हमें यही बताते हैं कि किस तरह जो समाज है वो अब आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से संगठित होने लगा था। तो यही था हमारा दक्षिणी समूह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे नवपाषाण काल में मानव का जीवन शिकारी, संग्राहक से किसान, पशुपालक में बदल गया। तो दक्षिण भारत के जो नवपाषाण स्थल थे उसमें जो मानव जीवन था वो पूरी तरीके से बदल रहा था। साथ ही उसमें स्थायी बस्ती, कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों ने सभ्यता की नींव रखी। तो जो शिकारी खोज था उसने अब इंसान केवल किसान ही नहीं रहा, वो पशुपालक भी इस समय में बन गया था। और यहाँ पर क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद सभी स्थलों में कृषि और पशुपालन की समानता हमें देखने को मिलती है। गाँव और स्थायी बस्तियां बनने लगी थी। साथ ही मिट्टी के बर्तन, अनाज भंडारण और पशुपालन ने इस सभ्यता की नींव भी रखी थी। और ये क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भी जो हर एक जगह थी वो समान थी, उसमें खेती और पशुपालन हमें देखने को मिलता था। तो यही काल आगे चलकर ताम्रपाषाण और हड़प्पा सभ्यता की ओर हमें ले गए चला गया।
तो स्टूडेंट, यह सिर्फ एक युग ही नहीं था, बल्कि एक मानव सभ्यता का एक शुरुआती अध्याय भी था। तो ये था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही रहने वाला है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। तो यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे भारत की पश्चिम ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए, आप राजस्थान की किसी एक छोटी सी घाटी में हैं। चारों तरफ खेत और मिट्टी के बर्तन हैं। एक समय था जब इंसान ने पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी सीख लिया था। तो यही वो दौर है जिसने हमारी कृषि और सामाजिक जिंदगी को एक नया रूप दिया था। तो चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। और परिचय में हम समझेंगे जो हमारा ताम्रपाषाण काल है, आखिर वो था क्या, कैसा था। तो ताम्रपाषाण काल, जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजार भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ताम्रपाषाण युग वह संक्रमण काल था जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का उपयोग भी आ गया था। तो यह काल नवपाषाण और लौह युग के बीच का संक्रमण काल था। भारत में इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो ये ताम्रपाषाण काल है, यह नवपाषाण और लौह युग के बीच का एक सेतु माना जाता है, क्योंकि इसका जो समय काल था वो 2500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। और यहाँ पर जो समाज था वो धीरे धीरे गांव, खेती और धातु उपयोग की ओर बढ़ रहा था। तो स्टूडेंट सोचिए, एक किसान के हाथ में पत्थर का कुल्हाड़ा भी है और तांबे की छोटी कुल्हाड़ी भी है। तो बदलाव की ये मिली जुली छापें हर घर में हमें देखने को मिली। तो ये था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियों की रूपरेखा। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियों की रूपरेखा के बारे में। तो भारत में कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हमारी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ विकसित हुई। तो उन क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो भारत में हमें कई युग क्षेत्रीय रूपों में दिखाई देती है, जैसे कि हमारे पश्चिम भारत में आहार संस्कृति होगी, जो कि राजस्थान में है। मध्य भारत में हमारा मालवा संस्कृति हो गई। दक्षिण भारत में हमारी ब्रह्मगिरी पाइकलेल हो गई, जिसे हम पय्यम पल्ली भी कहते हैं। और पूर्व में हमारे चिरांद महिपशत, ये सभी आते हैं। तो हर क्षेत्र की जो मिट्टी थी, जलवायु थी, संसाधन थे, उनके अनुसार अलग अलग बर्तन, अलग अलग आर्थिकी और अलग अलग सामाजिक संरचना भी यहाँ पर विकसित होने लगी। तो हर नदी की घाटी ने अपनी कहानी लिखी। एक जगह लाल मिट्टी के बर्तन थे तो दूसरी ओर सजावटी पेंटिंग, पर लक्ष्य दोनों का एक ही था, जीवन को स्थिर करना। तो ये था हमारा भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की रूपरेखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत की पश्चिमी ताम्रपाषाण संस्कृति। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत की पश्चिमी ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। तो इसका सबसे प्रमुख केंद्र था आहार, यानी कि राजस्थान। तो जो पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र है आहार, जो कि हमारा उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र में पड़ता है, इसे कभी कभी हम आहार बानस परंपरा भी कहते हैं। तो इस संस्कृति को आहार बानस संस्कृति भी कहते हैं। यह संस्कृति विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों और तांबे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो खुदाइयाँ हुई थी, यहाँ की खुदाई में घर, मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार और बीज हमें देखने को मिल जाते हैं। जो ये चीज़ हमें यह दिखाती है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी और पशुपालक थी। और जो हमारी आहार संस्कृति थी, इसका जो समय काल था वो लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। और एक आहार गांव था, आंगन में बर्तन सजे हुए थे, खेतों में हल चलता और शाम को तांबे की छोटी मोटी चीजें घरों में चमकती है। यही थी हमारी आहार संस्कृति। तो भारत की पश्चिमी ताम्रपाषाण संस्कृति हमने आपकी देख ली। नेक्स्ट आता है हमारा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो स्थल आता है वो आहारपुर आता है, उदयपुर राजस्थान के अंदर। तो खुदाई से यहाँ घरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार और बीज मिले हैं। तो स्टूडेंट, खुदाइयों जब यहाँ पे खुदाई हुई तो खुदाइयों में यहाँ पे हमें घरों के अवशेष देखने को मिले, हाथ से बने और चाक पर बने बर्तन देखने को मिले, तांबे के औजार देखने को मिले और अनाज के कुछ दाने भी देखने को मिले। तो बस्तियाँ खेती व पशुपालन के अनुकूल इलाकों में बसती थी। और ये जो संस्कृति थी ये हाथ से बने बड़े बर्तन और छोटे ठहरे चक्रीकृत बर्तन दोनों का ही उपयोग करती थी। और जो ये संस्कृति थी ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई।
तो स्टूडेंट जब भी पुरातत्व वेत्ता जब अनार के मिट्टी के मटके खोलते हैं तो बीज और दानों की जो खुशबू सी है वो इतिहास की आवाज़ सुनाई देती है और यही एक खेती की निशानी है। तो यही हमारी आहार संस्कृति है। अब हम बात कर लेते हैं इसके भूगोल के बारे में, आहार की स्थिति और विशेषताओं के बारे में। तो बानस नदी घाटी और उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र, तो जो आहार संस्कृति है वो मुख्यतः बानास नदी घाटी और उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र में विकसित हुई थी। यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन के लिए अनुकूल था। तो ये जो क्षेत्र था ये उपजाऊ मैदान और जल स्रोतों ने कृषि व पशुपालन के लिए इसके लिए अनुकूल वातावरण बना रखा था। तो स्टूडेंट नदी का एक किनारा मतलब जीवन और भंडारण, तो यही वजह थी लोग कहीं स्थायी रूप से यहाँ पर बस गए थे। तो ये हमारा भूगोल भूगोल हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संस्कृति अनुक्रम और कालक्रम। तो जो सांस्कृतिक अनुक्रम में हम देखेंगे या कालक्रम में देखेंगे तो इसमें हमें टोटल प्रारंभिक चरण जो देखने को मिला उसमें हमें कृषि और शिकार देखने को मिला। तो प्रारंभिक चरण में खेती और शिकार पशुपालन का मेल था और जो बाद के चरण थे उसमें स्थायी गांव, तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन। तो बाद के चरणों में हमें स्थायी गांव, तांबे के औजार, परिष्कृत मिट्टी के बर्तन विकसित देखने को मिले। कालक्रम कैसे वो पता किया गया? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का कालक्रम था। इसको कैसे पता किया? इसको रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के प्रमाण के आधार से देखा गया। तो स्टूडेंट जो धीरे धीरे आकृतियाँ थी वे बदल रही थी। छोटे तांबे के जो चौड़े औजार आए और गांव बड़े हो गए और साथ ही सामाजिक जीवन भी यहाँ पर जटिल हो चुका था। तो यही हमारी संस्कृति अनुक्रम और कालक्रम था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा वास्तुकला आता है। घर आयताकार, वृत्ताकार। तो घर जो होते थे वे आयताकार या फिर गोल हो सकते थे। निर्माण सामग्री क्या थी? मिट्टी, लकड़ी और पत्थर। तो इस समय जो घर बनाए जाते थे वे मिट्टी, लकड़ी और स्थानीय पत्थरों का उपयोग करके घर बनाए जाते थे। और कुछ घरों में चूल्हे तथा भंडारण गड्ढे भी देखने को मिलते हैं जो कि वहाँ के पिट ड्वेलिंग के परिणाम हमें दिखाते हैं। तो यही थे हमारे एक वास्तुकला। हर घर का एक दृश्य था। दीवार मिट्टों की, चूल्हों में चूल्हा था, कोने में बड़े मटके थे और ये छोटे छोटे वास्तुशिल्प रोजमर्रा की जिंदगी, इनको ही हम कहते थे। तो यही थी हमारी वास्तुकला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा मिट्टी या मिट्टी के पात्र आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आहार संस्कृति के मिट्टी के पात्र के बारे में। तो आहार संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ के मिट्टी के पात्र थे, क्योंकि आहार संस्कृति के मिट्टी की बर्तन कला बहुत ही परिमित थी और ये हाथ से बने और चाक पर बने बर्तन दोनों होते थे और ये मोटे व महीन दोनों प्रकार के हमें यहाँ पर बर्तन देखने को मिलते थे। पर जो साज सज्जा होती थी या जामत्या पैटर्न होते थे उन पर हमें ध्यान देखने को मिलता है जो कि हमारे लाल और भूरे रंग से मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाल और भूरे रंग से इस प्रकार के कुछ मिट्टी के पात्र उस टाइम पर बनते थे। तो मिट्टी पर बने निशान बतलाते हैं कि किसने क्या पकाया है, किसने क्या स्टोर किया और किसने क्या सजा के रखा था। तो यही थे हमारे मिट्टी के पात्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाल पात्र का आता है, रेड वेयर का आता है। तो लाल पात्र कौन से होते थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विशेष प्रकार के लाल रंग के बर्तन जिन पर काली रेखाएं और डिजाइन बनी होती थी। तो एक विशिष्ट प्रकार की लाल पृष्ठभूमि पर काली रेखा और ज्यामितीय डिजाइन वाले बर्तन होते थे। उनको ही हम ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते थे या फिर लाल पात्र भी हम उनको कहते थे। तो इन पर ज्यामितीय आकृतियां, त्रिकोण, रेखाएं, वृत्त ये सभी हमें देखने को मिलते थे। जैसे कि त्रिभुज हो गए, वृत्त हो गए, रेखाएं हो गई और ये इस संस्कृति की एक पहचान थे। तो जो बर्तन था वो केवल उपयोग का सामान ही नहीं था बल्कि वो पहचान और सौंदर्य का भी माध्यम बना हुआ था। तो यही हमारे लाल पात्र हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पूरा विशेष। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरा विशेष के बारे में, जिसमें हमारे सबसे पहला आता है तांबे के औजार, जिसमें कुल्हाड़ी, चाकू, भाला देखने को हमें मिलते हैं। फिर आती है मिट्टी की मूर्तियाँ, जिसमें मानव और पशु आकृतियां हमें देखने को मिली है। मोला माती में हमें अर्धमूल्यवान पत्थरों से मिले हैं। अन्न के दाने में हमें गेहूं, जौ, बाजरा ये सभी देखने को मिले हैं। तो ये सभी आर्थिक, धार्मिक और दैनिक जीवन के संकेत देते हैं। यानी कि जो एक कब्र है या एक खुदाई है उसमें मिले खंजर और मटके हमें यही बताते हैं कि जिनके हाथों में वे थे वे किस तरह जीते और मरते थे और क्या उनके साथ सब कुछ दफन किया गया था। इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यही हमारा पूरा विशेष था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था तांबे का उपयोग। तो अब हम बात कर लेते हैं तांबे के उपयोग के बारे में। तो मुख्यतः औजार और हथियार बनाने में, तो जो तांबे का उपयोग किया जाता था वो मुख्यतः औजार और हथियार बनाने में किया जाता था। जैसे कि कुल्हाड़ी, खंजर, भाला, बाण की नोकें ये सभी हमें तांबे की यहाँ पर देखने को मिली। आभूषण बनाने में भी तांबे का प्रयोग होता था।
तो जब भी कोई आभूषण या कांच से बनाते थे तो इससे काष्ठ पत्थर के औजारों की स्पीड और प्रभाव भी बढ़ने लगा था। तो तांबे का चमकता टुकड़ा एक किसान के लिए काम आसान बनाता और जो एक योद्धा था उसके लिए ताकत और महिलाओं के लिए सजावट का काम भी वो करता था। तो जो तांबे का उपयोग था वो हमें हर प्रकार से देखने को मिला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आहार और निर्वाह पैटर्न। तो अब हम बात कर लेते हैं आहार का निर्वाह पैटर्न के बारे में कि जो आहार थी संस्कृति थी उसमें निर्वाह किस तरीके से होता था। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था में देखें तो अर्थव्यवस्था में खेती आती है, जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा, चावल ये सभी उगाए जाते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सभी पाली जाती थी और मछली पकड़ना और शिकार इस समय का एक प्रमुख गतिविधि थी। साथ ही कृषि, पशुपालन ये सभी हमारे अर्थव्यवस्था का एक सुधार थी, क्योंकि इन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाया हुआ था। तो धान, जौ, गेहूं और पशु ये एक सरल फॉर्मूला था जिसने गांव को मौसम की हिट और मिस से बचाया था। तो ये था हमारा आहार का निर्वाह पैटर्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखते हैं पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति, विशेषकर आहार संस्कृति, भारत की प्राचीन कृषि और धातु प्रयोग की प्रगति को दर्शाती है। तो स्टूडेंट, जो पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति है उसमें भारत में कृषि, पशुपालन और धातु उपयोग के जो विकास है उसको प्रदर्शित किया है। मिट्टी के बर्तनों पर बनी कलात्मक डिजाइन इस संस्कृति की हमें देखने को पहचान मिलती है और यही हमारे नवपाषाण जीवन से धातु युग की ओर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव देखने को मिलता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, अगली बार जब भी आप किसी गांव के पुराने मटके देखें तो आप याद रखिएगा कि वे सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन ही नहीं है, बल्कि वो सदियों पुरानी कहानियों बयां करते हैं। खेती, तांबा, घर और समाज ये सभी उस समय के बयां करते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही थे आपके यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 के नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।